सबका हिसाब लिया जाएगा। अब्बास अरागची ने ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म से ये बहुत सख्त संदेश यूएई को भेजा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को, जिसके ऊपर आरोप ये लग रहा है कि जंग के बीचों बीच जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूएई गए हैं। The Israeli Prime Minister's former chief of staff has confirmed Benjamin Netanyahu's secret visit to the UAE despite Emirati officials' denial of the trip. Ziv Akman made the comment in a social media post saying he accompanied Netanyahu in his secret visit. यानी ऑपरेशंस को सीधे तौर पर यूएई से कंडक्ट करने का ये आरोप लगा है और साथ साथ सीधे तौर पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस और ट्विटर हैंडल से, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जा रहा है कि खुफिया हमारी जो मुलाकात हुई, इजरायली प्राइम मिनिस्टर यूएई गए और वहाँ उनके शासक से इनकी मुलाकात हुई। उसके बाद बहुत हैरानी की बात यह है कि यूएई ने भी आधिकारिक स्टेटमेंट आपके सामने दिखा रही हूँ, इसको जारी करते हुए ये कह दिया कि हमारी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। क्या बात है ये अजीब। लेकिन जैसे कि अरागची साहब ने कहा कि हमला हो सकता है, देखिए यूएई की जो ज़मीन है बहुत सतही है, वो बहुत ही सतही ज़मीन पर खड़े हुए हैं। 90% तो वहाँ की जो जनसंख्या है वो बाहर के माइग्रेंट लेबर हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ के लोग यहाँ के काम करते हैं 90%। और जो वहाँ का टेक्निकल जो प्रोफेशनल क्लास है वो सारा यूरोप से, अमेरिका से आता है। आपके पास कुछ है नहीं, आपके पास पैसा है, तेल भी आपका कुछ सालों में ख़त्म होने वाला है। हर तरह का काला धंधा यूएई में होता है, ये बस को जाहिर सब जानते हैं। दुबई हो, शारजा हो, अबू धाबी हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, हर तरह के क्राइम हो, सब वहाँ पे होते हैं दुनिया भर के। और लेकिन क्योंकि वो सर्वाइव करते हैं, क्योंकि उनको अमेरिका का संरक्षण प्राप्त है। डेमोक्रेसी कुछ है नहीं। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबका हिसाब लिया जाएगा। अब्बास अरागची ने ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म से ये बहुत सख्त संदेश यूएई को भेजा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को, जिसके ऊपर आरोप ये लग रहा है कि जंग के बीचों बीच जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूएई गए हैं। यानी ऑपरेशंस को सीधे तौर पर यूएई से कंडक्ट करने का ये आरोप लगा है और साथ साथ सीधे तौर पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस और ट्विटर हैंडल से, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जा रहा है कि खुफिया हमारी जो मुलाकात हुई, इजरायली प्राइम मिनिस्टर यूएई गए और वहाँ उनके शासक से इनकी मुलाकात हुई। उसके बाद बहुत हैरानी की बात यह है कि यूएई ने भी आधिकारिक स्टेटमेंट आपके सामने दिखा रही हूँ, इसको जारी करते हुए ये कह दिया कि हमारी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। क्या बात है ये अजीब कि इस वक्त ईरान के, इजराइल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं वहाँ गया था और मैं मेहमान था, और मेज़बान कहता है कि ऐसा कोई मेहमान नहीं आया। और दूसरी तरफ से अब विदेश मंत्री ईरान के ये कह रहे हैं कि सबका हिसाब लिया जाएगा। ये ट्वीट आप देखिए। पहली बात तो ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म से ही सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि सीधे तौर पर कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है ऑपरेशन में ईरान को टारगेट करने में, ये बात कही गई है। दूसरी बड़ी बात यह है कि ईरान के विदेश मंत्री ने यही ट्वीट करते हुए बताया है कि हेल्ड टू अकाउंट, यूएई विल बी हेल्ड टू अकाउंट, यानी सब यूएई का हिसाब किया जाएगा इजराइल के साथ ये कल्यूड करने के लिए, इजराइल के साथ ये साथ में मिलकर ये साजिश को अंजाम देने के लिए। तो पूरे तरीके से इस पूरे मुद्दे की पॉलिटिक्स को किस तरह से समझा जाए, और जिस तरह से कह रहे हैं अरागची के जो ईरान के महान लोग हैं उनके साथ इस किस्म का बहुत ही अहमकाना जुआ ना खेला जाए। एनमिटी विद द ग्रेट पीपल ऑफ ईरान इज़ अ फूलिश गैम्बल। शोभन सक्सेना इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, लंबे समय से पत्रकारिता करते रहे हैं। शोभन, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म को चुना है ईरानी विदेश मंत्री ने चेताने के लिए, धमकी देने के लिए और बाकायदा इन शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए। उसकी एक वजह यह है आरफा कि ईरान तो ब्रिक्स का मेंबर है ही, यूएई भी ब्रिक्स का मेंबर है और सऊदी अरेबिया भी है। और भारत के पास इस साल उसकी प्रेसिडेंसी है, अध्यक्षता है। तो भारत को भी वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये जो यूएई का जो रोल, जैसे आपने कहा, बहुत ही एक घटिया और गंदा रोल यूएई इसमें अदा कर रहा है जब से कि ये जंग शुरू हुई है। आपने जिक्र किया कि नेतन्याहू का, कि वो अभी खबर आई और उसका खंडन कर रहे हैं यूएई के लोग। एक और खबर कल मैंने देखी गार्डियन में कि यूएई एक ऐसा देश है, मुल्क है, जिसने कि ईरान पे हमला किया है इस जंग के बीच में। हालांकि ईरान ने अपने ड्रोन और मिसाइल दागे हैं बहरीन पे, कुवैत पे और सऊदी अरेबिया पे, सब देशों पे, लेकिन किसी ने भी रिटेलिएट नहीं किया। लेकिन यूएई ने अपने जहाज भेजे और मिसाइल भेजे, ईरान पे हमला किया।
तो मतलब कि वो सीधे सीधे एक तरह से इसराइल और अमेरिका के साथ इस जंग में भाग ले रहा है। तो देखिए आप, हम थोड़ा से अगर हम लोग वापस तारीख में जाए तो 1967 से, जब से कि अरब इसराइल ये बड़ी जंग हुई थी, 6 देशों की एक तरफ और इसराइल एक तरफ, तब से इसराइल की कोशिश रही कि जो अरब देशों में एक एकता ना हो पाए, कोई यूनिटी ना हो पाए। उन्होंने इजिप्ट के साथ अपना समझौता कर लिया, और सीरिया के साथ, सीरिया का उन्होंने एक हिस्सा हड़प लिया, जॉर्डन के साथ कर लिया, सऊदी अरेबिया के साथ उनके संबंध हैं वहां, लेकिन बैकडोर से वो अमेरिका करता रहा है। 2020 में एक बड़ी घटना यह हुई कि डोनाल्ड ट्रंप जो जब राष्ट्रपति थे, और आज तक मैं बेहिचक कहूंगा कि अमेरिका के सारे राष्ट्रपति इसराइल के हक में रहे हैं, लेकिन इतना कोई, इतनी इतने खुलेआम किसी ने अमेरिका इसराइल को सपोर्ट नहीं किया जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। तो उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड करके उन्होंने अकॉर्ड कराया, एक संधि कराई, जिसमें यूएई और इसराइल के बीच में संबंध स्थापित किए, और 2-3 देश में कुवैत, बहरीन वगैरह भी उसमें जुड़ गए। और उसी वक्त से एक यूएई के और सऊदी अरेबिया के बीच में एक तरह से एक एक टकराव शुरू हो गया। और वो टकराव यमन में हमने देखने को मिला, सूडान में था, उसकी बहुत सारी कड़ियां हैं। लेकिन जब ये ईरान की, क्या ईरान की दूसरी एक बात ये और हुई अरफात की, 2023 में चीन ने ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में एक संधि करा दी, दोनों आपस में डिप्लोमेटिक संबंध कायम करा दिए। ईरान की एम्बेसी खुल गई सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया की एम्बेसी खुल गई ईरान में। तो वॉशिंगटन में लोगों के कान खड़े हो गए, हालांकि उस वक्त जो बाइडेन उस वक्त प्रेसिडेंट थे, लेकिन वहां पर उनके कान खड़े हो गए। जो कि क्योंकि अमेरिका की जो एक कोशिश रही है हमेशा से कि दो बड़ी ताकतें पश्चिम एशिया की, सऊदी अरेबिया और ईरान, ये आपस में लड़ते रहे, और उनका वो जो शिया सुन्नी का जो उनका नैरेटिव है वो भी चलता रहे। अगर इन देशों में संबंध कायम हो गए, वो भी चीन की पहल से, तो इसमें अमेरिका बहुत बड़ा लूजर हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि चलो अब इसमें यहाँ पे हम हस्तक्षेप करना शुरू करते हैं, और उसमें यूएई का बड़ा एक किरदार रहा है। उन्होंने यूएई को खड़ा किया सऊदी अरेबिया के खिलाफ, और ऑल्सो ईरान के खिलाफ भी, और ये इसमें बहुत ही गंदा रोल यूएई भी निभा रहा है। लेकिन जैसे कि रागिश साहब ने कहा कि हमला हो सकता है, देखिए यूएई की जो जमीन है बहुत सतही है, वो बहुत ही सतही जमीन पे खड़े हुए हैं। 90% तो वहाँ की जो जनसंख्या है वो बाहर के माइग्रेंट लेबर हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ के लोग यहाँ के काम करते हैं 90%। और जो वहाँ का टेक्निकल जो प्रोफेशनल क्लास है वो सारा यूरोप से, अमेरिका से आता है। आपके पास कुछ है नहीं, आपके पास पैसा है, तेल भी आपका कुछ सालों में खत्म होने वाला है। हर तरह का काला धंधा यूएई में होता है, ये बस कुछ जाहिर सब जानते हैं, दुबई हो, शारजा हो, अबू धाबी हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, हर तरह के क्राइम हो, सब वहां पे होते हैं दुनिया भर के। और लेकिन क्योंकि वो सरवाइव करते हैं, क्योंकि उनको अमेरिका का संरक्षण प्राप्त है। डेमोक्रेसी कुछ है नहीं किसी भी इन मुल्कों में, चाहे वो यूएई हो, कुवैत हो, बहरीन हो, सऊदी अरेबिया हो। डेमोक्रेसी में छोड़िए, म्यूनिसिपल इलेक्शन तक इन देशों में नहीं होता है। लेकिन इसलिए वो सरवाइव करते हैं क्योंकि अमेरिका ने उनके ऊपर अपना हाथ रखा हुआ है कि आप चलाइए, तानाशाही चलाइए, राजशाही चलाइए, हम आपको संरक्षण देंगे, और आप हमारे बिहार पे इस पूरे खित्ते में गंद मचाते रहिए। तो यही बेसिकली यहाँ की राजनीति है। और उसके अलावा जब डेमोक्रेसी लानी होती है तो ईरान पर हमला कर देते हैं। यानी यहाँ जो पूरे तरीके से टोटली जो ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं उनसे कोई समस्या नहीं है जब तक कि अमेरिका का हित सध रहा है, और ईरान की में लोकतंत्र लाने के लिए वहाँ पे बम बरसा दिए जाते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने ये तो बहुत सही बात बताई कि यूएई, और बाकायदा इस बात को तो पोशीदा भी नहीं रखा जा सकता कि यूएई की ज़मीन से हमला हुआ ईरान के ऊपर। ये खबर छपी है, ये बात ईरान को भी पता है, और ये बात यूएई को भी पता है, पूरी दुनिया को पता है। तो अब जबकि इस सीक्रेट मुलाकात और सीक्रेट विजिट की ये चर्चा और बाकायदा ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जब भी भेजा गया है, मेरे सवाल के दो हिस्से हैं। पहली बात तो ये है कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर का ये क्या साजिश है, ये कौन सा जुआ वो खेल रहे हैं जिसमें बाकायदा इस मीटिंग के बाद अब इसको ट्वीट किया जा रहा है ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, नंबर 1। सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि यूएई जो मना कर रहा है, इनकार कर रहा है कि हमारे यहाँ तो ऐसा कोई मेहमान आया ही नहीं, इन दोनों की क्या पॉलिटिक्स है? देखिए 2-3 बातें हुई हैं अभी पिछले हफ्ते में आरफा। जब कोई चीज़ कामयाब हो जाती है तो उस कामयाबी का सेहर अपने लोग सिर पे बांधना चाहते हैं, हर कोई चाहता है। लेकिन कोई अपने कोशिश की है, वो नाकामयाब हो गए। जैसे कि एक अंग्रेजी में कहावत है कि नाकामयाबी जो है, असफलता जो है, वो यतीम की तरह होती है, उसको कोई अपनाना नहीं चाहता है। अब देखिए ये केवल, अब नेतन्याहू ने ऐसा स्टेटमेंट देके यूएई को तो बहुत ही मुश्किल में डाल दिया।
दूसरी बात ये है कि कुछ पिछले मैंने 3-4 दिनों में देखा है, बहुत तरह के आर्टिकल्स छपे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN और हारेड्स करके अखबार, जो कि इसराइल का एक माना जाना अखबार है और मेरे ख्याल से थोड़ा बैलेंस अखबार है वहां पे, कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के संबंध खराब हो रहे हैं। सबको पता है इस तरह की खबरें आती नहीं है, खबरें प्लांट कराई जाती है कि क्यों उनके संबंध खराब हो रहे हैं, वो आपस में बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से मुझे जो है इसमें मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद नेतन्याहू टीवी पे गए, CBS पे गए, उन्होंने बहुत बड़ा इंटरव्यू दे दिया। उसमें इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं रोज डोनाल्ड ट्रंप से बात करता हूँ, हमारे संबंधों में कोई भी खराबी नहीं है। ये कोई नेता टीवी पे जाके क्यों ये कहता है? वो तभी कहता है कि जो पता है कि संबंध खराब हो रहे हैं। देखिए, इनकी जो कोशिश थी कि हम 2 हफ्ते में, 24 घंटे में ईरान को दबा लेंगे, वहां की सत्ता को तहस नहस कर देंगे, ईरान घुटने टेक देगा, वो पूरी तरह से नाकामयाब हो गया है। ईरान डटा हुआ है, न केवल डटा हुआ है, मुंह की खानी आपको पड़ी है। आपके 6 देशों में 13 मिलिट्री बेस पूरी तरह से तहस नहस हो चुके हैं। मैं अभी पिछले 10 दिन पहले मैंने देखी अल जजीरा की रिपोर्ट। अल जजीरा के रिपोर्टर कुवैत में, सॉरी कतार में खड़े हुए थे, और उनका बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है वहां पे, अल उदैद करके, और पीछे तस्वीरें दिख रही थी, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है अमेरिका का मिलिट्री बेस। उसके बाद मैंने फिर से उसको देखने की कोशिश की तो वो वीडियो यूट्यूब से गायब हो चुका था। तो ये देखिए कि आपके जो, आपने अमेरिका का साथ क्यों दिया, आप अमेरिका के पिछलग्गू क्लाइंट स्टेट क्यों बने रहे? इसलिए बने रहे कि अमेरिका आपको संरक्षण देता है, और आप अपनी मनमर्जी से आप बिना डेमोक्रेसी के अपनी तानाशाही चलाते हैं। लेकिन अमेरिका जो अपने मिलिट्री बेस को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो आपको वो क्या सुरक्षा देगा? तो ये जो पूरा बिल्कुल। इनका गठबंधन था, जो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी चालाकी से यूएई को, इसराइल को, सबको मिला के बनाया था, तो ये अब गठबंधन बिखर रहा है। और इसी तरह का बयान जो आ रहे हैं, नेतन्याहू का बयान हो और जिस तरह की खबरें जो आ रही हैं, वो इसी का नतीजा है कि अब ये बिखर रहे हैं ये आपस में। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। बिखर रहा है। और इसके अलावा मैं शोभन आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि एक बहुत अभी एक इंटरव्यू दिया गया जिसकी बेहद चर्चा हुई, और ऐसा तो होता नहीं है कि बहुत हर रोज़ इंटरव्यू होते हो। नेतन्याहू का इंटरव्यू, ये एक लंबा इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने भारत के बारे में ये कहा कि देखिए, कौन कहता है कि हम अलोकप्रिय हो गए, यहाँ तो 150 करोड़ लोगों का देश है, हम तो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। हम भारत में हमारी तूती बोलती है, भारत में हमारे चाहने वालों की हमारी लाइन लगी हुई है। और इस तरह से उन्होंने कहा कि देखिए, इतने बड़े देश में अगर हमारी शोहरत है तो हम तो लोग अलोकप्रिय बिल्कुल नहीं है। फिर दूसरी बात वो कहने लगे कि जंग के दौरान हमारे और अमेरिका के बीच, यानी इजराइल और अमेरिका और नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक तरह से दिल में दरार पैदा करने की कोशिश की गई, और वहाँ जो बॉट्स थे वो पाकिस्तान के किसी बेसमेंट में बैठे हुए बॉट्स थे, यानी सीधे तौर पे पाकिस्तान को निशाना बनाया और कहा कि अमेरिका और इजराइल के बीच जो दरार पैदा करने की कोशिश है वो पाकिस्तानी कर रहे हैं। पाकिस्तान के किसी बेसमेंट में बैठे हुए लोग जो ये कहते हैं कि मैं तो बड़ा सपोर्ट करता था इजराइल को, लेकिन चूंकि ये जंग कर रहे हैं, चूंकि ये इनोसेंट लोगों को, निर्दोष लोगों को परेशान कर रहे हैं, इसलिए अब मैं उनके साथ नहीं हूँ। तो वो ये कह रहे थे कि एक तरह से एक पॉपुलर एक तरह से बात कहने की कोशिश की गई कि आम लोग भी इजराइल के खिलाफ हो गए हैं। तो ये भी मैं बताना चाहती हूँ आपको कि खुद इजराइल के प्रधानमंत्री भी इस बात से पूरे तरीके से अवेयर हैं। उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि इस जंग ने पूरी दुनिया में कितना अलोकप्रिय कर दिया है इजराइल को। देखिए, इसराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर हमेशा से कौन रहा है? अमेरिका रहा है, हमेशा से रहा है, चाहे कोई भी राष्ट्रपति हो। लेकिन अभी भी कम से कम तीन, मैंने अभी पिछले हफ्ते में, 10 दिन में 3 सर्वे देखे हैं कि इसराइल का जो सपोर्ट था अमेरिका में बहुत तेजी से गिर रहा है। और खास करके जब से ये जंग शुरू हुई है ईरान की, सपोर्ट और गिरा है। और खासकर जो यहाँ की जो यंग जनरेशन है, जो युवा लोग हैं अमेरिका के, वो इसराइल के सपोर्ट में नहीं है। हमने देखा जबकि गाजा पे जब बमबारी हो रही थी, किस तरह से बड़े बड़े कैंपसेस हैं, हार्वर्ड हो, कोलंबिया हो, प्रिंसटन हो, वहाँ पे बहुत बड़े प्रदर्शन हुए, लोगों ने इसराइल के खिलाफ प्रदर्शन किए, इसराइल के बॉयकॉट की बात हुई। तो जब अमेरिका आपके समर्थन में नहीं खड़ा है, वहां पे आप समर्थन खो रहे हैं। केवल जो पुरानी जनरेशन है, जो लोग 60, 70, 80 की उम्र में है, वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो यंग जनरेशन हो वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बात,
मागा मूवमेंट जो अमेरिका का है, जो कि वहाँ का राइट विंग फार राइट मूवमेंट है, उसके जो बड़े बड़े सर्वा हैं, स्टीव बैनन, टकर कार्लसन, कैंडस ओवन, सब ने इसराइल की तरफ अपनी पीठ खड़ी कर दी है। उन्होंने कहा कि इसराइल का जो जंग है हमारी जंग नहीं है। तो जो अमेरिका के जब राइट विंग आपके साथ नहीं खड़ा है, रिपब्लिकन पार्टी के लोग आपके साथ नहीं खड़े हैं, जिनका कि इवेंजेलिकल का बहुत बड़ा बेस है, वो अलग कहानी है, उस पर हम लोग शब्द कभी और चर्चा करेंगे, तो आपके साथ कोई नहीं खड़ा है, तो इसलिए भारत का नाम उनको लेना ही पड़ेगा। कौन है आपके साथ? कोई है ही नहीं आपके साथ, दुनिया में है ही नहीं। तो आप तो कहेंगे कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, सबसे बड़ी जमहूरियत है, अगर भारत आपके साथ है। हालांकि ट्विटर पे भारत आपके साथ दिखता है, लेकिन मैं तो भारत से बहुत 18,000 किलोमीटर दूर बैठा हूं। मुझे नहीं लगता कि अपना हमारी जो तारीख रही, हमारी जो तमीज़ है, तहजीब है, मुझे नहीं लगता कि ईरान पे हमला होगा और भारत के लोग ज़्यादातर इसराइल के साथ खड़े होंगे। बहुत मुश्किल है ऐसा कहना। और जिस तरह बल्कि बल्कि मैं तो आपको ये बताना चाहती हूँ शोभन कि आप देखिए फ़िलिस्तीन के निर्दोष लोगों की जब उनका नरसंहार किया जा रहा था, तो यहाँ जो नफरती चिंटू हैं, खासकर भाजपा आरएसएस से जुड़े हुए, जो सिर्फ इजराइल कितनी नफरत करता है मुसलमानों से, उतनी ही नफरत वो भी करते हैं, और अपनी नफरत की वजह से ये लोग आपस में दोस्ती रखते हैं। और इसलिए वो हमेशा ये कहते थे कि इस गज़ा के जो भूखे नंगे लोग हैं इनको और बम से उड़ा दीजिए, इनको ख़त्म कर दीजिए, इनकी नस्ल कशी कर दीजिए। लेकिन ईरान के मामले में आप हैरान होंगे, हमारे भारत में भी यहाँ बड़े बड़े जो फॉर्मर मिलिट्री जनरल्स हैं, जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग ईरान को सपोर्ट कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये शायद साम्राज्यवाद और इंपीरियलिज्म के जो खिलाफ कहीं ना कहीं भारत में अभी भी वो प्रवृत्ति बाकी है कि जब एक अंडरडॉग, एक छोटा देश बड़े देश अमेरिका को लोहे के चने चबवा रहा था, तो भारत के अंदर भी वो इंपीरियलिज्म के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ जो हमारी भावना है, जो हमारी रगों में है, हमने आज़ादी की इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है, अपने आप को आज़ाद किया है, मुझे लगता है वो पनप रही थी। तो ये गेम यहाँ चेंज हो चुका है, और मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ इस बात से नेतन्याहू की कि भारत में वो बहुत पॉपुलर है। छोटे वक्त के लिए मुस्लिम नफरत की वजह से हो सकता है पॉपुलर रहे हों, लेकिन ईरान जंग ने ये भी बदल दिया है, क्योंकि ईरान अपने लिए नहीं लड़ रहा था, ईरान हर उस छोटे देश के लिए लड़ रहा था, हर उस देश के लिए लड़ रहा था, छोटा या बड़ा, जिसने कभी भी गुलामी सही है। अब मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहती हूँ, ये मेरा आखिरी सवाल भी होगा आपसे, कि अब ये जो जंग तो अभी जारी है, अभी किसी युद्ध बंदी का ऐलान नहीं हुआ है, अभी दोनों के बीच शब्दों के बाण इधर से उधर चल रहे हैं। अब पहली बात तो आगे क्या होगा, और दूसरी बात यह है कि ये जो कह रहे हैं विदेश मंत्री अब्बास अरागची कि हम उनको उनका हिसाब लेंगे यूएई का, इसका क्या मायने हैं? क्या उनके ऊपर कोई हथियारों से हमला होगा, युद्ध होगा? इसका आगे इस बयान के बाद क्या होगा? देखिए, अभी कहना मुश्किल है कि जंग कब तक चलेगी। अभी तो युद्ध विराम है ये, लेकिन बहुत टेम्परेरी का है। लेकिन सोचने की बात यह है कि जब इसराइल और अमेरिका हमला कर रहे थे, उन्होंने 6-7 हफ्ते हमला किया, उन्होंने क्यों रोका उसको? ईरान की तरफ से तो पहल नहीं हुई थी, और ईरान तो नहीं रोकना चाहता था। तो अगर आपका आपका दांव भारी है तो आप कभी रोकते नहीं हैं। तो इसका मतलब साफ साफ है कि ईरान का दांव भारी हो गया था अमेरिका के ऊपर और इसराइल के ऊपर। वो बैकफुट पे थे, उनको मानना पड़ा। हालांकि पाकिस्तान ने उसमें पहल की और बातचीत हुई, उनको मानना पड़ा। और देखिए, अभी जो बातचीत चल रही है उसमें ईरान बहुत कड़ी शर्तें रख रहा है। ईरान ने कहा हमारी ये रेड लाइन से आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते। इसके मतलब कि अभी अमेरिका और इसराइल युद्ध करने की, जंग करने की स्थिति में नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा, कितना उनका नुकसान हुआ है, उनके रडार वगैरह सब उड़ा दिए गए हैं। उनको साउथ कोरिया से रडार मंगा के वहां पे लगाना पड़ा पश्चिम एशिया में। तो अभी ये चीन की विजिट के बाद मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप कोई किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, कोई करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से जंग जिस तरह से पहले हो रही थी, उस तरह की जंग बहुत ही मुश्किल है। हालांकि वो थोड़ा हमला कर सकते हैं दिखाने के लिए, क्योंकि अमेरिका की सियासत में और डोनाल्ड खास करके ऑप्टिक्स बहुत जरूरी है। वो हमेशा दिखाना चाहते हैं कि वो जीत रहे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ के लिए करना पड़ेगा। लेकिन ईरान पूरी तरह से तैयार है, और जो उनके बड़े बड़े दावे किए गए थे कि उन्होंने पूरा उनका मिसाइल्स का सिस्टम को तहस नहस कर दिया, वो सब बातें झूठी हैं। ईरान पूरी तरह तैयार है। अगर हमला हुआ तो इस बार जो ईरान का पलटवार होगा वो और जबरदस्त होगा। तो जो राकेश जी साहब कह रहे हैं कि हिसाब लिया जाएगा, तो उनके निशाने पे यूं देखिए बहुत साफ साफ उनके निशाने पे है। अभी तक जो ईरान ने बहुत संयम से काम लिया। एक्चुअली जो भी हमले ईरान ने किए हैं वो उनके मिलिट्री ठिकानों पे किए हैं, वो भी अमेरिका के। यूएई के मिलिट्री ठिकानों में हमला नहीं किया उन्होंने। लेकिन इस बार अगर उन्होंने दुबई पे और शारजा अबू धाबी पे मिसाइल छोड़ने शुरू कर दिए, तो उस देश, जैसे मैंने पहले कि इतनी उनकी जो जमीन इतनी सतही है कि वो तो पूरी कोलैप्स कर जाएगी। देखिए, एक खानदान है जो पूरे देश को चलाता है। अगर
और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस तरह के बयान ईरान से आ रहे हैं कि हो सकता है कि इन खानदानों पे हमला हो सके। अगर हुआ तो इन देशों का क्या हश्र होगा, इस बात को मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन जो अराकी साहब इशारा कर रहे हैं वो यही इशारा है कि आपका पूरा जो वजूद है वो दांव पे लगा हुआ है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप इस वक्त, और ये मुझे नामुमकिन नहीं लगता इस पूरे बदलते दौर में। और आपने इतने बेहतरीन तरीके से ये बात समझाई है। मैं सोच रही थी कि और वक्त होता तो आपसे पूछा जाता पूरे दुबई के इस पूरे स्ट्रक्चर के बारे में, खासकर यूएई के पूरे बारे में। आपने कहा कैसे ताश के पत्तों पे खड़ा हुआ पूरा एक देश है, एक परिवार जो है वो पूरे देश को चलाता है, और परिवार गया तो देश गया। जाहिर है हम नहीं चाहते कि इस तरह की कोई चीज़ हो, हम चाहते हैं कि स्टेबिलिटी, स्थिरता बनी रहे। लेकिन जिस तरह से अपने नापाक साजिश के तहत यहाँ पर जिस तरह से किया जा रहा है, ईरान के ऊपर हमला हुआ, और अब जब अगर ये बात सही है, दुरुस्त है कि नेतन्याहू इस दौरान एक सीक्रेट मीटिंग के लिए वहाँ गए और उसके बाद हमला हुआ। और शोभन, पता नहीं आपको मालूम है या नहीं, बहुत सारे ऐसे, मेरे पास कोई सबूत नहीं है इस बात का, लेकिन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एनेक्डोटल एविडेंस, यानी लोग जो बता रहे हैं अपने मुंह से कही हुई बात, वो ये कि बहुत सारे शिया पहचान के लोगों को इस जंग के दौरान ही नौकरियों से निकाला गया है यूएई में। पाकिस्तान में तो बाकायदा इसको लेकर मैं देख रही थी कि पाकिस्तानी लोगों के इंस्टाग्राम पे रोते हुए लोगों के वीडियोस आए हैं, उन्होंने पब्लिश किए हैं कि किसी मजलिस में चले गए, क्योंकि ईरान शिया देश है और ज़ाहिर है मजलिसों का पूरा शिया जो समुदाय है उनमें एक कल्चर होता है, उनकी एक प्रैक्टिस है ये कि अगर मजलिस में भी चले गए तो 10, 20, 50 लोगों को एक साथ निकाल दिया। और इस तरह से रोते हुए पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमें अपने सिर्फ धर्म का और कल्चर का पालन करने के लिए इतनी सज़ा भुगतनी पड़ रही है। तो ये सब भी पॉलिसीज़ हैं। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। ये सिर्फ जो धमकी है ये सिर्फ शाब्दिक रहती है या ये एक्शन में तब्दील होती है, ये भी देखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शोभन सक्सेना। शुक्रिया आरफा।